चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू का पेपर ईयरली का फरवरी मार्च 2026 पेपर 12। मैंने समरी वीडियोस लगाई थी पोर्टल पे, और उनके साथ साथ उनकी ट्रॉपिकल प्रैक्टिस भी आपको करवाई थी। तो लेट्स स्टार्ट ईयरली अब बेटा। और मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ये हैंड आउट दिया एएस एमसीक्यू शॉर्टकट्स के नाम से। दिस हैंड ये जितनी भी मैंने समरी वीडियोस डाली हैं बेटा, उस उन समरी वीडियोस का निचोड़ है ये हैंड आउट। ये आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं करोगे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे। पूरे कोर्स को मैंने 14 पेजेस में डाला है फॉर एमसीक्यूज। तो ये 14 के 14 पेजेस आपको याद होने चाहिए, वरना एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आए जरा सा स्टार्ट करते हैं। कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट अ सोल ट्रेडर इज नॉट करेक्ट। अब मैंने आपको एयरली पास्ट पेपर्स, जब मैं आपको ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स करवा रहा था, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जब भी थ्योरी वाला सवाल आए ना, तो पहले हम गलत वाले हटा देंगे। अगर हम गलत वाले हटा देंगे तो एंड में जो बच जाएगा वो जो है आंसर होगा बेटा। तो कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट अ सोल ट्रेडर इज नॉट करेक्ट। अब हमें नॉट करेक्ट बताना है बेटा। तो हम पहले जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हटा देंगे। तो पहला कहता है एडिशनल कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन एट एनी टाइम। बिल्कुल सही कह रहा है सर। हम किसी भी वक्त जो है वो एडिशनल कैपिटल जो है वो ला सकते हैं। सोल ट्रेडर कभी भी कैपिटल ला सकता है। सोल ट्रेडर को जितनी ड्राइंग्स करनी होगी वो कर लेगा, क्योंकि वही अकेले बिजनेस का मालिक है बेटा। कोई उससे पूछने वाला नहीं है। वो कम जो है वो ड्राइंग्स करे, ज्यादा करे, कोई उससे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अकेला बिजनेस का मालिक है। द एबिलिटी टू रेज फाइनेंस में बी लिमिटेड। सर बिल्कुल सही कह रहा है सर। मैं इकलौता ओनर हूं, तो मेरे पास फाइनेंस भी कम होगा बेटा। तो ये भी ठीक बात है सोल ट्रेडर की। सर सी, लायबिलिटीज आर लिमिटेड टू द कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये आंसर है बेटा। ये जो है वो कहता है लायबिलिटीज आर लिमिटेड, यानी ये लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में कहता है बेटा। जबकि हमने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में कि सोल ट्रेडर जो होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर फ्यूचर में बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस तक नहीं होगी, उसको सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी, इवन अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर भी बेटा। चले आगे हैं। उसके बाद कहता है अच्छा सर, हमारे पास 1 घंटा होगा बेटा एग्जाम में, और हमें 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, यानी एक एमसीक्यू के 2 मार्क्स हैं सर। अब 2 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि सर अब आप जैसे चेक करो सर, कुछ तो बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू होंगे, उसमें तो ज्यादा टाइम जाएगा। तो भाई इस तरह के एमसीक्यू में हार्डली 30 सेकेंड्स में आप जवाब दे सकते हो। तो इस एमसीक्यू का जो बाकी 1.5 मिनट बचेगा वो बड़े वाले एमसीक्यू, कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू को दे सकते हैं ना सर। तो इस तरह हमें एग्जाम में करना है बेटा। 1 मिनट 2 मार्क्स हैं। अच्छा, अब आए अगला वाला भी आसान है। ये भी 15-20 सेकंड में आप जवाब दे सकते हो बेटा। कहता है विच सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर ओनली अवेलेबल टू लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी को क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है बेटा? लिमिट अवेलेबल टू लिमिटेड कंपनीज, हाँ लिमिटेड कंपनीज की बात हो रही है सर। तो अगर लिमिटेड कंपनीज की बात हो रही है सर, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो बेटा सबको ही अवेलेबल होता है, खाली लिमिटेड कंपनीज को तो अवेलेबल नहीं होता सर। सर उसके बाद डिबेंचर्स। सर ये सिर्फ लिमिटेड कंपनी को अवेलेबल होता है बेटा, किसी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप को नहीं मिल सकता। सर राइट इशू। सर ये भी सिर्फ लिमिटेड कंपनी को अवेलेबल होता है। ये किसी भी जो है वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप इशूज शेयर्स बेच ही नहीं सकती है बेटा। सिक्योर लोन, सर किसी को भी लोन मिल सकता है। तो आंसर 2 और 3 है, यानी सी बेटा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं हाँ दोस्त। क्या? चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है सर द ओनर ऑफ अ बिजनेस सेटल द अकाउंट ऑफ अ ट्रेड पेबल बाय अ बैंक ट्रांसफर ऑफ 760 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। सर हमने जो है एक ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की है 760 की। ये 760 की पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट है। व्हाट करेक्टली रिकॉर्ड्स द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इन द कैश बुक। बेटा आप देखो, बहुत ही बेसिक, ये तो ओ लेवल्स के एमसीक्यूज ने पूछ लिया है सर। सर जब हम पहली बात हम पेबल को जब पेमेंट देते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, हम अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे जितने भी डिस्काउंट अलाउड के ऑप्शन है, ये आंसर हो ही नहीं सकते बेटा। आंसर डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब सर ये है अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, आपको डिस्काउंट निकालना है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। हर ओरिजिनल अमाउंट 100% होती है बेटा। जिस तरह मैं वर्किंग्स करवा रहा हूं ना, मुझे उसी तरह वर्किंग्स आप जब होमवर्क भेजेंगे ना, ये खाली मुझे ये लिखा हुआ नहीं चाहिए आज सबने यही किया है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 डी। मुझे प्रॉपर वर्किंग के साथ आपके एमसीक्यू सॉल्व चाहिए। समझ आ गई बात? जिस तरह आज वर्किंग करवा रहा हूं, आपने सारे पेपर आगे उसी तरह वर्किंग के साथ मुझे भेजने हैं। मुझे डायरेक्ट आंसर्स नहीं चाहिए बेटा। तो ओरिजिनल अमाउंट है 100%, और डिस्काउंट मिला है बेटा 5% का।
सर अगर ओरिजिनल अमाउंट 100% है और डिस्काउंट 5% का मिला है, तो पेएबल अमाउंट कितनी होगी बेटा? पेएबल अमाउंट होगी 95%। हमारे केस में हमारी पेएबल अमाउंट है 760, जो 5% डिस्काउंट हटाने के बाद की है बेटा। तो सर अगर ये 95% कंसिस्ट करता है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि 5% पे कितना अमाउंट आएगा। तो 760 डिवाइड बाय 95 इंटू 5 कर दोगे तो डिस्काउंट रिसीव डायरेक्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें ओरिजिनल अमाउंट निकालनी है, तुम लंबा खेलो बेटा, 760 को डिवाइड बाय 95 करके इंटू 100 करो, ओरिजिनल अमाउंट आएगी। फिर इस अमाउंट को 760 से माइनस कर देना तो डिस्काउंट आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट यूज किया, 760 डिवाइड बाय 95 करके इंटू 5 करूंगा तो डायरेक्ट डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा। बताएंगे कितना आ रहा है डिस्काउंट का अमाउंट? हाँ दोस्त, कितना आ रहा है डिस्काउंट का अमाउंट? और ये जो बच्चे बेटा, अभी आप इसकी एमएस अवेलेबल नहीं थी, तो मैं अभी जब पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो आप पेपर के बाद मुझे बताएंगे अभी क्लास में कि कितने आपके स्कोर आ रहा है। स्कोर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चले हम कहाँ पे खड़े हैं और हमें कितना सफर तय करना है। तो अभी जब मैं पूरा पेपर करवा लूंगा, पेपर के बाद क्लास खत्म होने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या स्कोर था। कल से आप लोग एमएस चेक करके आएंगे और मुझे स्कोर्स बताएंगे बेटा। तो 760 डिवाइड बाई 95 इंटू 5, तो सर ये आ जाता है 40। सर इसका मतलब आंसर इज डी। उसके बाद है, कहता है अ सोल ट्रेडर डेबिटेड एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एन एक्सपेंस अकाउंट। सर डेबिटेड एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंस अकाउंट का मतलब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया है। यही मतलब है बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेबिटेड एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करना था, लेकिन हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है, यानी हमने कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर प्रिपेयर्ड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, अगर मैंने कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, इससे होगा क्या बेटा? इससे आपके नॉन करंट एसेट कम हो जाएंगे, इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर कैपिटल को रेवेन्यू बना दिया, नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा क्योंकि आपने नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक्सपेंस बढ़ जाएगा क्योंकि आपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया है, और एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम। अब आए जरा स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैं बी से स्टार्ट करता हूं। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर अंडरस्टेटेड, गलत सर। अभी हमने पढ़ा कैपिटल को अगर रेवेन्यू बना दिया, नॉन करंट एसेट कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर ये बोल रहा है कि एक्सपेंस कम होगा तो दैट इज रॉन्ग बेटा, एक्सपेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो बी तो आंसर नहीं है बेटा। अच्छा सर, फिर सी पे आओ। नॉन करंट एसेट्स वर ओवरस्टेटेड, सर ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नॉन करंट एसेट कम हो रहे हैं। सर ए पे आए, क्लोजिंग कैपिटल वाज ओवरस्टेटेड, सर ये भी नहीं हो सकता। अगर आपका नॉन करंट एसेट कम हो रहा है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से आपके नॉन करंट एसेट कम होने पे आपका कैपिटल भी कम होगा, लाइबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो आपका कैपिटल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा सर। सर डी इज द आंसर, प्रॉफिट वॉज अंडरस्टेटेड, सर यही लिखा हुआ है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है एक्स लिमिटेड परचेज अ प्रिंटर एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, व्हाट अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था बेटा कि नॉन करंट एसेट खरीदना प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेजेस, वो सारी कॉस्ट विच विल बी यूज इन ब्रिंगिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन, वो सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगी। तो प्रिंटर की परचेज प्राइस, बिल्कुल सर ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर 2 ईयर सप्लाई ऑफ प्रिंटर इंक, सर प्रिंटर इंक सर, सुनना बहुत गौर से। सर प्रिंटर इंक से, एक सेकंड, हाँ सर प्रिंटर इंक से आपकी एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा बेटा। प्रिंट इंक डालूं ना डालूं, प्रिंटर ऑन हो जाएगा बेटा। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेंटेनेंस करूं ना करूं, प्रिंटर चलेगा। इंस्टॉलेशन, सर ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों सर? जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे प्रिंटर स्टार्ट ही नहीं होगा बेटा। तो 40,000 प्लस 3,500,
यानी 43,500 पे हमारा नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा, विच इज ए बेटा। आगे है सर, उसके बाद कहता है a machine bought 5 years ago had been fully depreciated. At beginning of current financial year on 1st Jan, the business decided that the machine can be used for additional 3 years and a residual value for it has been established. Acha. What will be the depreciation entered in the books of account for this machine for the current financial year end बेटा? अब बेटा देखो सर, जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है वो हम जो है बेटा वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइड बाय लाइफ करते थे। सर तो जब ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक आपने हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, तो आज आपकी कॉस्ट में सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू पड़ी हुई है, जो आप मार्केट में जाके बेच दोगे। आपका एसेट कभी भी आपकी रेजिडुअल वैल्यू से नहीं गिर सकता। मैं ऑलरेडी सारा फॉल रिकॉर्ड कर चुका हूं और मैं रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ चुका हूं। मैं चाहे मशीन अभी बेचूं या 3 साल बाद बेचूं, इसी मशीन इसी वैल्यू पे एसिड बिकेगा। सर जब इसी वैल्यू पे एसिड बिकेगा तो फॉल तो हुआ ही नहीं सर। 5 साल तक फॉल रिकॉर्ड करूंगा। अगर उसके बाद 3 साल और यूज कर रहा हूं एसिड, मुझे कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर रिकॉर्ड कर चुका हूं, हर साल थोड़ा थोड़ा बेटा। क्या ये क्लियर है? देखें, लेट सपोज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, देखो मैंने लेट सपोज 50,000 का एसेट लिया था बेटा, और 1,000 जो है वो इसकी लाइफ, सॉरी 10,000 जो है वो इसकी स्क्रैप वैल्यू थी, और लेट सपोज 5 साल इसकी लाइफ थी बेटा। तो मैंने एयर 1 पे 8,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, एयर 2 में भी 8 का, एयर 3 में भी 8 का बेटा, एयर 4 में भी 8 का, और एयर 5 में भी 8 का। 8,000 5 सालों तक चार्ज करके मैं ऑलरेडी 40,000 का फॉल रिकॉर्ड कर चुका हूं। मेरा एसेट 50 का है, 40 का फॉल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं, 10 का वैल्यू एसेट का रह गया। ये 10 रेजिडुअल वैल्यू है, मार्केट में बेचूंगा 10,000 वापस मिल जाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था? फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। आप ऑलरेडी पूरा फॉल रिकॉर्ड कर चुके हो बेटा। तो अब अगर आप फर्दर एसेट यूज कर रहे हो, वो फुली डेप्रिशिएटेड है, लिखा हुआ भी है, फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, वैल्यू जीरो है सर। आप रेजिडुअल वैल्यू को अगर जीरो भी मार दो, तब भी 5 साल में आपने 10,000 चार्ज कर दिया होगा। लेट सपोज मैं रेजिडुअल वैल्यू हटा के आपको समझाता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। 10,000 हर साल डिप्रिशिएट कर चुका हूं बेटा मैं, ये देखो। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। मैं 10,000 इंटू 5 बेटा रिकॉर्ड कर चुका हूं। सर जब 5 साल तक आप 10,000 रिकॉर्ड कर चुके हो, तो आपका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 50,000 हो गया। मेरा कॉस्ट 50,000 था, मेरा डेप्रिसिएशन 50,000 था, नेटबुक वैल्यू जीरो हो चुकी है। नेटबुक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि कॉस्ट आपकी 50,000 हो और आप डेप्रिसिएशन 60,000 चार्ज करके नेगेटिव 10,000 दिखा दो, नहीं सर। नेटबुक वैल्यू कभी भी जीरो के नीचे नहीं जा सकती। क्लियर है ना भैया? तो जब 5 सालों में पूरा एसेट डिप्रिशिएट कर चुके हैं और अब 3 साल के लिए एडिशनल यूज कर रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है डिप्रिशिएट करने के लिए। चलें आगे हैं सर। सर उसके बाद कहता है द ओनर ऑफ बिजनेस परचेज अ न्यू मोटर व्हीकल फॉर 28,500। ही पार्ट एक्सचेंज एन ओल्ड व्हीकल एंड ऑल्सो पेड 12,000 फॉर द न्यू व्हीकल। द ओल्ड व्हीकल हैड ओरिजिनली कॉस्ट 25,000, depreciated 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। व्हाट वाज प्रॉफिट और लॉस मेड ऑन डिस्पोजल? सर मैंने आपको ट्रेड एंड अलाउंस की एंट्री सिखाई थी, अगर आपको याद हो बेटा, जो कि यहाँ पे भी आ रही है। ट्रेड इन अलाउंस की एंट्री बेटा, पार्ट इन एक्सचेंज, वेयर ओल्ड एसेट एक्सचेंज विद न्यू एसेट। तो अगर आप ये एमसीक्यू शॉर्टकट्स याद नहीं करोगे ना बेटा, तो एमसीक्यू नहीं होगा हमसे। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी ये बात आपको आज बता रहा हूँ। टाइम जाया करना है, करो। नहीं याद करोगे, नहीं होगा एमसीक्यू। तो सर मैंने यहाँ क्या पढ़ा था हमने, जब भी पार्ट इन एक्सचेंज की बारी आती है, तो हम नए एसेट को डेबिट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे बेटा। तो आ जाए सर, डेबिट कर लेते हैं। न्यू एसेट डेबिट, यानी न्यू मोटर व्हीकल डेबिट बेटा। कितने की थी नई व्हीकल? 28,500 की। ठीक है सर। उसके बाद है, उसके बाद हम ओल्ड एसेट को क्रेडिट करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस पे, जब वो खरीदा था कितने का खरीदा था उस पे क्रेडिट करते हैं बेटा। तो ओल्ड मोटर व्हीकल क्रेडिट कितने का था सर वो पुराना वाला एसेट? सर 25,000 का था। ठीक है सर। सर उसके बाद, हम कितना हमने पैसा दिया है वो हम निकालते हैं बेटा। अब सर यहाँ पे
अगर कैश और बैंक दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं दिया हुआ होगा तो आप इस तरह निकालोगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस ट्रेड इन अलाउंस। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जामिनर अच्छा है, उसने बता दिया हमने 12,000 दिए हैं पुराना व्हीकल देकर नए व्हीकल खरीदने के लिए, तो हमारे पास बैंक ऑलरेडी है बेटा 12। और क्या आता है सर, हमने पढ़ा था जब आप पुराना एसेट बुक से हटा रहे हो तो उस पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आए जरा उस पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। हमने जो है वो 2 साल इसको डेप्रिशिएट किया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, तो आओ जरा डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा। आए सर, एयर वन पे 25,000 का 20%, बताओगे बेटा कितना आता है? 5,000 आता है? हाँ दोस्त, चेक करें। 25,000 का 20% 5,000 आता है। और दूसरे साल बेटा 25,000 माइनस 5,000 का 20%, तो अगले साल आएगा 4,000। चेक करो भाई, ये आ रहा है, वैल्यूज बताएं भाई। तो सर टोटल डेप्रिशिएशन 9,000 हो चुका है, जब एसिड बेचूंगा रिवर्स भी 9,000 होगा बेटा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 9,000। फिर मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट को ऐड करूंगा बेटा, जहां पे शॉर्टेज होगी वहां गेन या लॉस आएगा। तो अगर मैं ऐड करूं बेटा क्रेडिट को तो ये 37,000 आ जाता है, और डेबिट को ऐड करूंगा तो आएगा, आप तो कैलकुलेटर चला नहीं रहे, आप तो शक्लें देखने आए मेरी। सर 37,500। सर मेरा डेबिट हैवी है, मेरा क्रेडिट शॉर्ट में है। क्रेडिट यानी इनकम बेटा, इनकम बढ़ती है क्रेडिट होता है, तो गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है आपको 500 का। गेन ऑन डिस्पोजल 500। तो आंसर इज बेटा बी। क्या ये क्लियर है सर, जल्दी बताएं। चलें आगे हैं। फिर कहता है विच एरर, क्वेश्चन नंबर 8, विच एरर विल कॉज एन एंट्री इन द सस्पेंस अकाउंट। हमने पढ़ा है बेटा कि एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कभी भी सस्पेंस अकाउंट पे हिट नहीं करते। तो अगर मैं आंसर्स पढ़ूं बेटा, पहला है एरर ऑफ ओमिशन वेयर ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ सस्पेंस नहीं आएगा क्योंकि ये एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। एरर ऑफ प्रिंसिपल वेयर एंट्रीज आर मेड इन रॉन्ग अकाउंट, ये भी नॉट अफेक्टिंग है, सस्पेंस नहीं आएगा। एरर ऑफ कमीशन वेयर रॉन्ग अकाउंट इज यूज बट द अकाउंट टाइप, ये भी सर एरर ऑफ कमीशन जो है वो नॉट अफेक्टिंग है बेटा। तो सर बचा क्या? सर बचा क्या सर? सर आपके पास बचा ए बेटा, आपके पास बचा ए बेटा, अ ट्रांसपोजिशन एरर वेयर ट्रांसफरिंग अ लेजर अकाउंट बैलेंस टू द ट्रायल बैलेंस। तो सर सारे एरर्स नॉट अफेक्टिंग है, एक ये एरर बेटा जो है वो अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, जिसकी वजह से सस्पेंस आएगा। चलें आगे। उसके बाद बोलता है द टोटल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डिड नॉट अग्री, द डिफरेंस ऑफ 600 was recorded as debit balance in a suspense account. The following errors have now been corrected, but a balance remained on suspense account। बोलता है भाई ये जो दो एरर्स नीचे बता रहा हूं ना, ये एरर्स ठीक कर लिए हैं, लेकिन अभी भी सस्पेंस अकाउंट के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, वो बैलेंस निकाल के दे दो। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस ऑन सस्पेंस आफ्टर दिस एरर्स वर करेक्टेड। अच्छा, तो पहला कहता है बेटा ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ बैंक 200 हैड बीन रिकॉर्डेड एज डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। पहली बात तो बेटा कि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होता है, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। अगर हमने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है, यानी हमने उसको रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, हम एंट्री क्या बनेंगे, सस्पेंस डेबिट और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, और डबल अमाउंट से क्रेडिट करूंगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था वेन एवर एन एरर इज रिकॉर्डेड on wrong side it will be corrected by recording on it on the correct side and doubling the amount। तो मैं 400 से रिकॉर्ड करूंगा बेटा। उसके बाद कहता है बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 50। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, अगर ओवरस्टेट कर दिया है तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा, यानी परचेज रिटर्न डेबिट होगा और सस्पेंस होगा क्रेडिट। यही पढ़ा था बेटा हमने। सर आप ओरिजिनल एंट्री एंट्रीमेट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ये डायरेक्ट एरर्स है बेटा, इनमें ओरिजिनल एंट्री एंट्रीमेट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। अब बेटा सुनना, हमारे सस्पेंस में डेबिट साइड पे 600 का बैलेंस था बेटा, देखना जरा। तो सस्पेंस अकाउंट, द डिफरेंस ऑफ 600 वाज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट बैलेंस इन अ सस्पेंस अकाउंट। तो आ जाए सर, डेबिट बैलेंस अगर रिकॉर्डेड है तो BD 600 आ गया बेटा। फिर सस्पेंस डेबिट हो रहा है 400 से बेटा, कर दें डेबिट 400 से। ऑपोजिट नाम बैंक OD बेटा,
और फिर जो है सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 50 से ऑपोजिट नाम परचेज रिटर्न। तो सर गलतियां ठीक करने के बाद भी आपके पास 950 का बैलेंस बच जाएगा। यही निकालना था 950 बेटा। विच मीन्स हमारा आंसर इज डी। क्या ये क्लियर है सबको? जल्दी से बताएं। हाँ दोस्त आगे हैं। सर कहता है व्हाट आर रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर्स इन कैश बुक, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉड, सर बिल्कुल सही कह रहा है। ए इज आंसर, तीनों ठीक है बेटा। चले आगे हैं, बहुत आसान सा था बेटा। उसके बाद कहता है जैकवीज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाज एज फॉलोस। अच्छा सर, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश, सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है इसने, और अनप्रेजेंटेड चेक आ रहा है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट आ रहा है, और बैंक एरर आ रहा है, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है। आपसे कहता है विच अमाउंट फॉर द बैंक वाज रिकॉर्डेड इन द करंट लायबिलिटी। अब बेटा बहुत गौर से सुनना सर, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी करंट लायबिलिटीज की बात होगी, यानी या जब भी बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट लिखूंगा, याद रखना डिपॉजिटर की जो बुक्स होती है ना बेटा, उसका बैलेंस हम लिखते हैं। ये 525 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारा अकाउंट बैलेंस है। हम डिपॉजिटर के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना है बेटा, 200। हम हमेशा अपने एसओएफपी में, चाहे वो करंट एसेट में लिखूं या करंट लायबिलिटी में, हम हमेशा अपने अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं, जो कि इस सवाल में 200 है बेटा। बहुत ही आसान सर। उसके बाद कहता है व्हाट वुड नॉट अपेयर इन अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर डिस्काउंट अलाउड आता है, इररिकवरेबल डेट्स आता है, रिटर्न इनवर्स आता है, कैश सेल्स नहीं आता। अब देखो, 5-5 10-10 सेकंड के एमसीक्यूज है बेटा ये। तो जो आसान वाले होंगे उसमें आप कम टाइम लगाओगे, और इसका बचा हुआ टाइम आप बड़े एमसीक्यूज को दोगे बेटा। अब जैसे ये बड़ा एमसीक्यू है, तो इसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आ जाए, क्या कहता है? कहता है अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 20,000, दिस डज नॉट एग्री विद द टोटल ऑफ इंडिविजुअल परचेज लेजर बैलेंस। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन एज पार्ट ऑफ डबल एंट्री, हमें पता है सर डबल एंट्री सिस्टम होता है। द फॉलोइंग आइटम्स वर डिस्कवर्ड, हमें निकालना क्या है, करेक्टेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। अब आपको याद होगा मैंने पेपर 2 में आपको कंट्रोल अकाउंट्स में एरर्स वाला सवाल करवाया था, कि आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। अगर एरर डे बुक को अफेक्ट कर रहा है तो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, अगर एरर लिस्ट ऑफ सप्लायर्स या इंडिविजुअल परचेज लेजर की बात कर रहा होगा तो वो रिकंसिलेशन में जाएगा, और अगर एरर ओमिट किया है तो वो दोनों में जाएगा, कंट्रोल अकाउंट में भी और इंडिविजुअल में भी। तो यहाँ हमें पहले हाईलाइट करना पड़ेगा कि कंट्रोल अकाउंट में कौन सा एरर जा रहा है। तो आपसे कहता है रिटर्न इनवर्ट ऑफ 400 हैड बीन डेबिटेड इन द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर रिटर्न इनवर्ट्स पहली बात तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में आता ही नहीं है सर। तो अगर आपने डेबिट कर दिया है तो पीएलसीए में गलती है। पीएलसीए में रिटर्न आउटवर्ड आता है, रिटर्न इनवर्ट्स नहीं आता बेटा। डेबिटेड तो ठीक किया है इसने, लेकिन इसने रिटर्न इनवर्ट सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। सर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में परचेज रिटर्न होता है। बच्चे एग्जाम में ये डेबिटेड पे धोखा खा जाते हैं कि सर ये तो ठीक किया है, हम डेबिट ही तो करते हैं रिटर्न को। अबे गधे, देख तो सही कि ये रिटर्न इनवर्ट्स है, आउटवर्ड नहीं। आगे हैं कॉन्ट्रा विद सेल लेजर ऑफ 500 हैड बीन क्रेडिटेड टू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर पीएलसीए में गलती है, क्योंकि कॉन्ट्रा जो है वो डेबिट पर आता है, और डेबिट पर आता है तो रॉन्ग साइड हो गई है। जब मैं पीएलसीए बनाऊंगा मैं करेक्ट साइड पे डबल अमाउंट के साथ लिखूंगा। उसके बाद है परचेज इनवॉइस फॉर 1200 हैड बीन एंटर्ड इनटू परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बट नॉट इन इंडिविजुअल परचेज लेजर। सर ये रिकंसिलेशन का है, यहाँ के सवाल के लिए इग्नोर होगा बेटा, क्योंकि हमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का करेक्टेड बैलेंस निकालना है। तो आज मैं अमेंडेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता हूँ बेटा। अमेंडेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, बीडी है बेटा 20,000। अब सुनना, रिटर्न इनवर्स ऑफ 400 हैड बीन डेबिटेड। सर रिटर्न इनवर्स तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने किसी चीज को गलत डेबिट किया है तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो रिटर्न इनवर्स इधर आ जाएगा बेटा 400। सर उसके बाद कॉन्ट्रा जो है वो डेबिट आता है, आपने क्रेडिट कर दिया है। हमने पढ़ा था इफ एन एरर इज रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड इट विल बी करेक्टेड बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द करेक्ट साइड एंड डबलिंग द अमाउंट। तो करेक्ट साइड है बेटा डेबिट साइड, उसमें आ जाएगा ये कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा बेटा डबल हो जाएगा, 500 का हो जाएगा 1,000। तो यहां से आपका करेक्टेड बैलेंस निकल आएगा। कोई बताएगा कितना आ रहा है करेक्टेड बैलेंस? हाँ भाई, 19,400 आ रहा है बेटा, चेक करो। तो बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बता। चले बेटा है आगे। कहता है अ सोल ट्रेडर डिड नॉट राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट, बेड डेट लिखना भूल गए बेटा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स?
पहले बोलता है सेल्स वुड बी ओवरस्टेटेड, कभी भी नहीं। सेल्स का बेड डेट से ताल्लुक ही नहीं है बेटा। बेड डेट तो बहुत बात की बात है कि पैसे आपको नहीं मिल रहे, सेल तो आप पहले ही कर चुके होगे। टोटल एसेट्स वुड बी अंडरस्टेटेड, गलत सर। सोल्ड, ये जो बेड डेट्स है ये आपके डेटर से माइनस होता है। अगर आप बेड डेट माइनस करना ही भूल गए हो तो आपका डेटर भर गया होगा, और डेटर भर गया होगा तो टोटल एसेट्स भी बढ़ गए होंगे सर। यानी थ्री भी नहीं है ऑप्शन। सर पहला, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स वुड बी ओवरस्टेटेड, सर ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। क्योंकि अगर आपने बेड डेट लेस नहीं किया तो आपका प्रोविजन ज्यादा अमाउंट पर निकलेगा बेटा। तो प्रोविजन की अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ग्रॉस डेटर लेस बेड डेट करते हैं, तो जो अमाउंट आती है उस पर प्रोविजन का रेट लगाते हैं। तो अगर बेड डेट ही लेस नहीं किया होगा तो ज्यादा वाली रिसीवेबल की अमाउंट पे प्रोविजन लग जाएगा। दूसरा, कैपिटल वुड बी ओवरस्टेटेड, बिल्कुल सर। अगर जो है आपने अपने एसिड को कम नहीं किया है, अगर आपने अपने एसिड को बढ़ा दिया है, क्योंकि डेटर बढ़ा हुआ है बेटा, आपने बेड डेट माइनस ही नहीं किया, तो अगर एसिड बढ़ा हुआ है तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। 1 and 2 यानी ए इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। उसके बाद कहता है, अ बिजनेस मेंटेन्स एन अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स at 5% of trade receivables. After accounting for the allowance, draft profit was 54,000. The following items had not been yet taken into account. पहली बात तो बेटा, अगर जो है वो अभी हमने ऊपर पढ़ा, अगर आपने बेड डेट्स को एडजस्ट नहीं किया बेटा तो आपका प्रोविजन ज्यादा आएगा। तो प्रोविजन कितना ज्यादा आएगा? पहली बात तो बेटा, पहली बात तो इररिकवरेबल डेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए 1,000 से बेटा। मानते हैं ये बात? हाँ, क्योंकि आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। फिर इररिकवरेबल डेट्स आपकी इनकम है, अगर आपने ये रिकॉर्ड नहीं किया तो आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए बेटा 2,500 से, क्योंकि इनकम है। अब देखो ये तो बहुत नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ प्रॉफिट, देखना आंसर आएगा ही नहीं। मेरा प्रॉफिट था 54,000, सुनना बहुत गौर से, इसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहती है। मैं लेस कर देता हूँ इररिकवरेबल डेट्स विच इज 1,000, और मैं ऐड कर देता हूँ बेड डेट रिकवर्ड विच इज माई इनकम बेटा 2,500। मुझे बताओगे मेरा प्रॉफिट कितना आता है? हाँ भाई, मुझे निकाल के बताएंगे मेरा प्रॉफिट कितना आता है सर? जल्दी बताएं। बोलो भाई, कितना आता है प्रॉफिट? यार बताओगे, बताने की हिम्मत करोगे कितना आ रहा है प्रॉफिट? कैलकुलेटर चला लेंगे आप लोग, हर कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। आप लोग किस लिए आए क्लास में? बताएं कितना आता है करेक्टेड प्रॉफिट मेरे पास? कितना आता है सर? निकालो बेटा। 54,000 -1,000 प्लस 2,500 बेटा। सर कितना आ रहा है चेक करें बेटा। 55,555,0। सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, बताएं भाई क्या ये। आगे आंसर उसके बाद कहता है, when preparing a statement of profit or loss the following errors were made. Goods taken for own use by the owner valued at 200 were not included. Closing inventory was overvalued. अब बेटा सबसे पहले तो जब हम ड्राइंग्स करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट। तो सर अगर आपने जो है वो ड्राइंग्स को इंक्लूड नहीं किया तो आपका परचेज कम नहीं हुआ होगा। बोलता है विच अफेक्ट विल द करेक्शन ऑफ एरर्स हैव ऑन द ड्राफ्ट प्रॉफिट। तो सर मेरा परचेज क्रेडिट नहीं हुआ है, इसका मतलब सर, सुनना बेटा बहुत गौर से, सर आपकी परचेज की वैल्यू बढ़ी हुई है। और आपकी अगर परचेज की वैल्यू बढ़ी हुई है यानी आपका प्रॉफिट कम हुआ है। परचेज जितना ज्यादा होगा उतना कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो अगर आपका परचेज कम हो रहा है, सुनना बेटा, अगर हमारा परचेज कम हो रहा है इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा। तो प्रॉफिट 200 से बढ़ेगा इस केस में बेटा। अच्छा ठीक है सर। सर उसके बाद बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज ओवर वैल्यूड बाय 100। हमने पढ़ा है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है बेटा। तो अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर वैल्यू कर दी और अब आप ठीक, अगर आपको ठीक करना होगा आपको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा 100 से। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है 200 से बेटा, और प्रॉफिट कम हो रहा है 100 से। तो नेट कितने से प्रॉफिट बढ़ रहा है बेटा? 100 से नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, विच इज सी बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी। उसके बाद कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज करेक्ट।
ईच पार्टनर इज ऑलवेज पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरूरी नहीं है बेटा कि हर दफा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, अग्रीमेंट टू अग्रीमेंट डिपेंड करता है बेटा। ईच पार्टनर मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बेटा, सर जरूरी नहीं है। ईच पार्टनर मस्ट इंट्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, जरूरी नहीं है बेटा। आंसर इज डी, ईच पार्टनर रिसीव्स द सैलरी ओनली इफ सेट आउट इन द अग्रीमेंट, सैलरी तभी मिलेगी जब अग्रीमेंट में सेट आउट हुआ हुआ होगा। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो मैंने आपको बताया था कभी सैलरी नहीं होती, पार्टनरशिप एक्ट 1890 के तहत होगा बेटा। सर इफ ड्राइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड देन हाउ आर परचेज अंडरस्टेटेड, मिस नबिया परचेजेस अंडरस्टेट हुई हुई, परचेज हाउ परचेज आर अंडरस्टेटेड, परचेज अंडरस्टेट नहीं हुई हुई, ओवरस्टेट हुई हुई है नबिया, अंडरस्टेट नहीं हुई, ओवरस्टेट हुई है। अगर आप परचेज को क्रेडिट नहीं करोगे तो परचेज की वैल्यू ज्यादा हो गई होगी, और ज्यादा हो गई होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ गया होगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर बढ़ गया होगा तो जीपी आपका कम हो गया होगा, इसलिए प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं बेटा। क्या ये क्लियर है? चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा कहता है स्टैनली एंड ऑलिवर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 2:1। प्रॉफिट आपको बताया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स भी बताया है, टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन कैपिटल भी बताया है। बोलता है स्टैनली इज द ओनली पार्टनर हु इज इंटाइटल्ड टू सैलरी आफ्टर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओलिवर का रेजिडुअल प्रॉफिट था 36,000, स्टैनली की सैलरी बता दो। सर इतने हलवे सवाल पूछते हैं ना ये। आए, मैंने आपको रेजिडुअल प्रॉफिट का जो है वो फॉर्मेट यहाँ लिखवाया है बेटा। अब अगेन आपको अगर ये याद नहीं हो रहा ना बेटा तो आपसे एमसीक्यू नहीं होगा। मैं आपको अभी दिखाने का साथ साथ मकसद इसलिए है, हैंडआउट में हर चीज़ है, आपको जो है वो हैंडआउट दिखाने का मकसद ये। अच्छा एक और चीज़ है, ये हैंडआउट में ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रूल्स ऑफ पार्टनरशिप चेंज, ये आपने कवर नहीं करना है क्योंकि ये पुराना है बेटा, कोर्स चेंज होने से पहले का। बाकी सब चीज़ें आपके जो है वो एग्जाम से रेलिवेंट है, यहाँ तक ये भी नहीं करना। परचेज, ये रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल भी आपके कोर्स में नहीं, बस यहाँ तक। तो अब आए ज़रा, रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, आए बताएं हमें। तो ये रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रेजिडुअल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। और रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस सैलरी बोनस कमीशन, और रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा। हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हम उससे रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे, और रेजिडुअल प्रॉफिट हमारे पास है और प्रॉफिट फॉर द ईयर भी है, तो हम आराम से सैलरी निकाल लेंगे। अब देखना जरा बहुत गौर से, मेरा अगर ओलिवर का रेजिडुअल प्रॉफिट का शेयर 36,000 है और प्रॉफिट लॉस रेशियो कितना कहता है 2:1, देखना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेजिडुअल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बेटा। पहले रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना जरूरी है। मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट ओलिवर का है 36,000, रेजिडुअल प्रॉफिट नहीं पता, ओलिवर का जो रेशियो है वो 1/3 है बेटा। बताओगे रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आता है सर? हाँ भाई, बताओ जरा रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आता है भाई, बताएं जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं है। सर 1,08,000 आता है रेजिडुअल प्रॉफिट। अब रेजिडुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, रेजिडुअल प्रॉफिट बराबर है प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी बेटा। आपका रेजिडुअल प्रॉफिट 1,08,000 है, आपका प्रॉफिट 1,40,000 है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1020 है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2200 है, सैलरी निकाल लो बेटा। बताओ सैलरी कितनी आती है? हाँ दोस्त, बताएं सर। पेपर 2 में बहुत सारे सवाल करवाए हैं वर्क बैक के बेटा, उसी तरह का सवाल है। बता दें सैलरी कितनी आ रही है स्टैनले की। हाँ भाई, कितनी आ रही है सैलरी बताएं। 30820, इसका मतलब सर बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं। हाँ, चलें आगे हैं। उसके बाद बोलता है व्हाट कुड बी यूज टू फंड अ बोनस इशू। हमने पढ़ा है जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग्स, कैपिटल रिजर्व कभी भी यूज नहीं होता बेटा। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, शेयर प्रीमियम भी यूज होता है बेटा बोनस इशू के लिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होता बेटा। तो आंसर ए है बेटा, 1, 2 एंड 3। पहले सबसे पहले शेयर प्रीमियम से फाइनेंस करूंगा, अगर एग्जॉस्ट हो गया तो जनरल रिजर्व के पास जाऊंगा, अगर जनरल रिजर्व भी एग्जॉस्ट हो गया तो रिटेन अर्निंग्स के पास जाऊंगा। तो बड़ा ही आसान है बेटा। 20 पे अ लिमिटेड कंपनी इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.508, यानी पार वैल्यू मेरी 0.5 है बेटा। द डायरेक्टर्स रिसेंटली मेड 1 for 2 राइट इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स at a premium of 0.20, the right was fully subscribed, इक्विटी सेक्शन बताया हुआ है आफ्टर द राइट इशू। और आपको निकालना है टोटल अमाउंट रेस्ट, वही सर वर्क बैक करना है जो मैंने आपको सिखाया था पेपर 2 में। 1/2 का मतलब 1/2 बेटा, यानी 50% आ जाता है। अगर आपकी ओरिजिनल अमाउंट, सुनना बेटा,
अगर आपकी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ शेयर 100% थी और आपने राइट इशू किया है 50% का बेटा, तो आफ्टर राइट इशू आपका शेयर कैपिटल आफ्टर राइट इशू 150% हो जाएगा। और आपको ये 150% बताया हुआ है यहाँ पे बेटा 2400,000, क्योंकि लिखा हुआ है उसने आफ्टर राइट इशू इक्विटी है बेटा। तो ये 24 लाख जो है वो 150% कंप्राइज करता है, हमें 100% पे लाना है। तो सर देखिएगा, सर 24 लाख डिवाइड बाय 150 इंटू 100 करोगे तो स्टार्टिंग वाला आ जाएगा। जरा बताओगे कितना आता है स्टार्टिंग वाला? हाँ भाई, कितना आता है सर? ये शेयर्स हैं बेटा, वैल्यू नहीं है, शेयर्स हैं। जरा बताएंगे कितने हैं? या बल्कि एक काम कर लेते हैं, 24 लाख डिवाइड बाय 150 इंटू 50 कर लोगे तो डायरेक्ट राइट इशू के ही शेयर्स आ जाएंगे। बताओगे कितने आते हैं राइट इशू के शेयर? यहां से डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा। 24 लाख डिवाइड बाय 150, 24 लाख डिवाइड बाय 150 इंटू 50 बेटा। तो डायरेक्ट 8 लाख शेयर हमने बेचे हैं बेटा। 0.5 की पार वैल्यू थी और 0.2 का प्रीमियम था, यानी एक शेयर हमने 0.7 का बेचा है बेटा। 8 लाख इंटू 0.7, 5,60,000, यानी ए इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? सर अगला बड़ा ही आसान। विच रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस? एसेट टेस्ट रेशियो नहीं है क्योंकि ये लिक्विडिटी बताता है बेटा। सर रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर भी नहीं है क्योंकि ये लिक्विडिटी मेजर करता है। सर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर भी नहीं है क्योंकि ये एफिशिएंसी मेजर करता है। तीन रेशियोज की कैटेगरीज पढ़ाई थी ना, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी। सी इज माय आंसर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बड़ा ही आसान बेटा। उसके बाद कहता है परचेजेस दी हुई हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है। अब सुनना, मार्जिन है बेटा 50%। मार्जिन 50% होता है तो सेल्स 100% होती है, हमने पढ़ा है। अगर सेल्स 100 होगी, मार्जिन 50 है, तो कॉस्ट भी 50 होगा। मैं कॉस्ट ऑफ सेल अगर किसी तरह निकाल लूं तो मैं आराम से प्रॉफिट निकाल सकता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब एग्जामिनर ने ना आपको यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया, उसने आपको डायरेक्ट डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर दिया। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है सर? हाँ भाई, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब सर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर लेट्स सपोज आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 थी और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,000 थी, तो आपकी इन्वेंट्री में डिक्रीज आया है 2,000 से। ये मतलब है डिक्रीज का बेटा, कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी। तो सर अगर डिक्रीज दिया हुआ है तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होने की वजह से डिक्रीज आ रहा है, तो ये परचेजेस में ऐड होगा एज ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर बोलता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होता है, तो फिर आप वो परचेज से माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालूंगा बेटा, वो 20,000 ऐड करूंगा परचेजेस से, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा है। तो सर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,80,000। अब आप निकाल लो बेटा आराम से, अननोन परसेंट, या इस तरह निकाल लो, 1,80,000 50% कंसिस्ट करता है, आपको 50% चाहिए, मार्जिन चाहिए ना बेटा। तो बता दो बेटा कितना आता है। हाँ दोस्त, बता दें सर कितना आ रहा है? सर 1,80,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 50 करोगे तो 1,80 ही आएगा, क्योंकि प्रॉफिट और कॉस्ट सेम है बेटा। तो डी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक दफा डिक्रीज और इंक्रीज देखो एग्जाम में, सोचा करो डिक्रीज होगा कैसे, फॉर्मूला लगा के देखो ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर मैं सिर्फ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करूँ तो डिक्रीज कैसे आएगा? जब ओपनिंग 10 होगा और क्लोजिंग 8 होगा, तभी तो डिक्रीज आएगा इन्वेंट्री में। तो इस तरह सोचना है बेटा। चले आगे हैं 23 पे बेटा। दिस डायग्राम इलस्ट्रेट्स द कॉस्ट बिहेवियर ऑफ अ टेलीफोन इनवॉइस बेटा। टेलीफोन इनवॉइस की बात कर रहा है। सर आए जरा पढ़ते हैं। आपने तो डिफरेंट कर्व्स पढ़ाए थे सर हमें। किधर है कॉस्ट अकाउंटिंग? सॉरी, मैंने ये ओ लेवल्स का खोल लिया, ए लेवल्स का ये रहा। सर ये रहा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, पढ़ाया था आपने। वो कॉस्ट जिसमें वेरिएबल पोर्शन भी होगा और फिक्स भी होगा। देख लो डायग्राम मैच कर रही है, एज इट इज बेटा, डायग्राम मैच कर रही है। तो अगर अगेन ये शॉर्टकट्स याद नहीं होंगे तो एमसीक्यू नहीं होगा। उसके बाद बोलता है व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब कॉस्ट।
जॉब कॉस्टिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? जॉब कॉस्टिंग क्या थी बेटा, याद करो। सिंगल, आपका आपके जो गुड्स हैं वो सबसे अलग बनेंगे। जैसे अगर आप किसी जो है वो पिज्जा की दुकान पे जाते हो बेटा खाने के लिए, पिज्जा पिज्जा इज नॉट अ जॉब कॉस्टिंग, पिज्जा इज अ बैच कॉस्टिंग। पिज्जा हमेशा बैचेस में बनते हैं बेटा, डिफरेंट फ्लेवर्स के। अगर आप दर्जी के पास सिर्फ अपना सूट बनवाने जा रहे हो ना, दैट इज जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि वो आपके डिजाइन, आप जिस तरह चाहते हो उस तरह बनाएगा। प्रोडक्शन आइडेंटिफाइज ईच कॉस्ट सेपरेटली, सर बिल्कुल ये तो सही है। प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर, सर ये भी सही है। प्रोडक्शन इज यूजली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, सर ये करेक्ट, ये भी सही है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव ऑपरेशंस, सर जॉब कॉस्टिंग हमेशा एक ही कस्टमर की बनती है, क्योंकि हर कस्टमर का ऑर्डर अलग होता है, तो ये कभी भी रिपीटेटिव नहीं हो सकता। आगे हैं। उसके बाद कहता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेक्स प्रोडक्ट एक्स, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स रिक्वायर्स, ये चीजें बेटा। द फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड इज 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। द रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ द बिजनेस इज 20%। व्हाट इज द प्राइस टू बी चार्ज फॉर वन प्रोडक्ट? जॉब कॉस्टिंग बनानी है बेटा, सिंपल सी जॉब कॉस्टिंग बनानी है। डायरेक्ट मटेरियल है बेटा 6 × 25, वैल्यूज निकाल के बताते रहे मुझे चैट पे। डायरेक्ट लेबर होगा 6 × 30, यहां से मेरी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी बेटा। एड ओ ए आर करूंगा, बताया था कभी भी ओ ए आर डायरेक्टली नहीं लूंगा, क्योंकि ओ ए आर 5 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है, जबकि जॉब कॉस्ट पर यूनिट बनती है बेटा। तो 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर है और 6 आवर्स हैं बेटा, तो 5 × 6 तो 30 आ गया बेटा। जरा बताओगे टोटल कॉस्ट कितनी आती है? भाई ये वैल्यूज कौन बताएगा यार? 150 और 180, और प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई? 330, और ओ ए आर है 30, तो टोटल कॉस्ट आ गई 360। सर मार्जिन है 20% का। सर आ जाए, सर पढ़ा था हमने। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, मार्जिन है 20, मार्जिन अगर होगा तो सेल्स 100%, और कॉस्ट 80 बेटा। डायरेक्ट मार्जिन निकाल लेते हैं, आ जाओ। ये जो 360 है ये 80% कंप्राइज करता है, आपको 100 पे जाना है बेटा, तो सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली निकल आएगी। बताएंगे कितनी आती है सेलिंग प्राइस? हाँ भाई, कितनी आती है सेलिंग प्राइस, बता दें सर। इतने आसान आसान एमसीक्यूज हैं बेटा, बताएंगे कितनी आ रही है सेलिंग प्राइस? 450 बेटा, जिसका मतलब डी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं, हाँ आगे। उसके बाद कहता है विच कॉस्टिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फिक्सिंग अ सेलिंग प्राइस एंड विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिसाइडिंग वेदर टू मेक और बाय इन अ प्रोडक्ट। मैंने आपको बेटा, अगर किसी बच्चे को नहीं भी आता ना ये सेलिंग प्राइस वाला, तो मैंने आपको ये वेदर टू बाय इन मेक इन पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाया था। मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था। अगर कंपनी को फैसला करना है कि वो बनाए या मार्केट से खरीदे, तो सर, और फिक्स सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग बनाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है बेटा। तो सर सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, बी इज माई आंसर बेटा। सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि जो है वो जॉब कॉस्ट होती है, और ये जो है डिसीजन मेकिंग 3 मैंने आपको पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन 3, अगर आपको याद हो। इतना आसान है सर। और ये इसलिए कि जॉब कॉस्ट। अ बिजनेस हैज द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री बता दिया बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दिया, मार्जिनल कॉस्ट का प्रॉफिट बता दिया, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट का प्रॉफिट बता दिया। आपसे कहता है बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट निकालो। अब इसको देखकर सिंपल सिंपल पता है क्या याद आता है? मार्जिनल का प्रॉफिट और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट देखकर आपको फौरन से समझ जाना चाहिए कि एग्जामिनर रिकंसिलेशन की बात कर रहा है, क्योंकि जब हम रिकंसिलेशन बनाते थे तो हम प्रॉफिट एज पर मार्जिनल, उसमें ऐड करते थे क्लोजिंग, लेस करते थे ओपनिंग, तो हमारे पास प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन आ जाता था। तो अब सुनना बेटा, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, विच इज 60,000 बेटा, तो मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करना पड़ेगा बेटा, और ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस करना पड़ेगा, तो मैं आ जाऊंगा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन। अब बहुत गौर से सुनना बेटा, और एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है विच इज 80,000 मुझे। और जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालते थे तो हम यूनिट्स इनटू ओएआर निकालते थे। यूनिट्स तो दिए में 20,000, ओएआर नहीं गिवन। यहां पे भी यूनिट्स दिए हैं लेकिन ओएआर नहीं दिया। सर इक्वेजन बन गई, आए क्या इक्वेजन बनी? 60,000 प्लस 20,000 ओएआर, 20,000 इंटू ओएआर करोगे तो 20,000 ओएआर आ जाएगा, माइनस 15,000 ओएआर इज इक्वल्स टू 80,000। सर अब निकाल लें, आराम से निकाल लें बेटा। 20,000 ओएआर माइनस 15,000 ओएआर, तो 5,000 ओएआर बच गया बेटा।
और ये 60,000 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 80,000 माइनस 60,000। तो एंड में आपके पास बचा 5,000। ओ ए आर इज इक्वल टू 20,000। ओ ए आर को सब्जेक्ट बनाओ बेटा, मैथ से सिंपल, 20,000 डिवाइड बाय 5,000। तो ओ ए आर आपका आ जाएगा $4। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं, क्या ये क्लियर है सर, बोले भाई। उसके बाद कहता है, बोलता है, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रेक इवन इज करेक्ट? एट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू इक्वल्स फिक्स कॉस्ट। गलत सर। सेल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट के, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस आता है। फिक्स कॉस्ट के बराबर नहीं होता, टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। इट इज अ रिलायबल टूल। इट इज अ रिलायबल टूल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। सर इसका फ्यूचर से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो करंट आपको बताएगा कि प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। सर सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। सर गलत। सेल्स और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट करेगी तब ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट की करने से नहीं आएगा। सर सी इज माय आंसर। इट शोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू ओवर अ डिफाइंड एक्टिविटी रेंज। हमें पता है बेटा यूनिट्स कितने होते हैं, उन हमारे यूनिट्स, सेम यूनिट्स पे कॉस्ट और रेवेन्यू बताएगा कि कितने यूनिट्स ऐसे होंगे जिस पे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस बेटा। क्या ये क्लियर है सर? आगे हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। सेलिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ मार्जिन सेफ्टी ऑफ 40% बेटा? सर आपको याद होगा मैंने टारगेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सुनना बेटा। बल्कि यहाँ टारगेट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दी हुई। तो आए जरा, व्हाट इज द सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू अचीव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 40%? अच्छा, तो आए जरा सॉल्व करते हैं इसको बेटा। सबसे पहले ब्रेक इवन निकालते हैं बेटा। देखना सर, ब्रेक इवन इन वैल्यू निकालूंगा क्योंकि मुझे सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू चाहिए। अगर यूनिट्स चाहिए होते तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालता बेटा। ब्रेक इवन इन वैल्यू का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपने? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशो। टोटल फिक्स कॉस्ट है 1,26,000। सी एस रेशो निकाल लेते हैं। सी एस रेशो क्या था बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 6 - 2 4 और 3 - 2 1, 14/36। बताओगे इन 200 कितना सी एस रेशो आ रहा है? हाँ भाई, बताएंगे कितना सी एस रेशो आ रहा है सर? बोलो बेटा कितना सी एस रेशो आ रहा है? इन 200, बल्कि नहीं भी करो तो डायरेक्ट बता दो भाई कितना आ रहा है प्लीज। 0.39 बेटा। सर यहां से आपके पास ब्रेक इवन इन वैल्यू निकल आएगा। जरा बताएंगे कितना आता है ब्रेक इवन इन वैल्यू? हाँ भाई, बोलो भाई कितना आता है ब्रेक इवन इन वैल्यू? बोलो यार, कैलकुलेट करो ना यार, क्या देख रहे हो शक्लें? कैलकुलेट करें। सर मैं ब्रेक इवन इन वैल्यू भी निकालता हूँ और यूनिट्स भी निकालता हूँ, आ जाए देखिएगा। पहले ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल लेते हैं, आओ। तो यूनिट्स तो सिंपल है बेटा, 1,26,000 और डिवाइड बाय 14। तो 1,26,000 डिवाइड बाय 14 बेटा, तो 9,000 यूनिट्स आ जाते हैं। यानी 9,000 यूनिट्स। जैसे ही आप 9,000 यूनिट बेचोगे, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सर अब सुनना बहुत गौर से बेटा। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते कैसे थे अगर आपको याद हो बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सॉरी, टोटल टोटल यूनिट सोल्ड माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। सर अगर आपको 9,000 यूनिट बेचने पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है और 40% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेटा, सुनना, 40% अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेटा, देखिएगा। सर आपको सेल्स रेवेन्यू निकालना है ना, यहाँ देखना।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ऐसा ही है सर। ब्रेक इवन सेल्स तो आ जाएगा 9,000 यूनिट्स है और 36 की प्राइस है। 9,000 इंटू 36 पे। टोटल सेल्स मुझे नहीं पता। सही है सर। और मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन मुझे परसेंटेज पता है। अब देखिएगा जरा। 9,000 इंटू 36 बेटा, 3,24,000 आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू। अब सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकलेगा कैसे? सुनना बेटा। अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाए, उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल। थोड़ा दिमाग लगाना बस। देखना, एक दफा आपका ब्रेक इवन निकल गया ना बेटा, तो अब मसला ही नहीं है इन यूनिट्स। सुनना सर, अगर मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू 100% है बेटा, और उसमें से मेरा ब्रेक इवन अगर, सुनना, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, तो ब्रेक इवन 60% हो जाएगा। ये 9,000 जो है ना बेटा, ये 60% कंसिस्ट करता है। हर ओरिजिनल चीज 100% होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40 है तो ब्रेक इवन 60% हो जाएगा। ब्रेक इवन 9,000 यूनिट 60% है। आपको 100% चाहिए बेटा, तभी तो टोटल सेल्स निकलेगी। 9,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 100। सर आपने 15,000 यूनिट्स बेचे हैं, इंटू 36 सेलिंग प्राइस करूंगा, टोटल सेल्स आ जाएगी 5,40,000, विच इज डी बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ तो चलें आगे। बोलता है व्हाई इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूज बाय मैनेजमेंट। अब सुनना बहुत गौर से। बोलता है व्हाई इज कॉस्ट प्लानिंग एनालिसिस यूज बाय मैनेजमेंट फॉर कैलकुलेटिंग ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। नहीं सर, ओवर और अंडर ओवरहेड एब्जॉर्ब से तो हम जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग एक्चुअल प्रॉफिट नहीं सर, फॉर प्लानिंग पर्पस बेटा। बी इज माई, हमेशा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से आप प्लानिंग करते हो कि कितना वॉल्यूम बेचूंगा, तो उसमें से कितना हमारी कॉस्ट इनकर होगी और हमें कितना प्रॉफिट अर्न होगा। क्या ये क्लियर है सर? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं।